ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर डी. ठीक है, दैट इज़ वेव मोशन. ठीक है, वेव नेम से ही क्लियर है कि वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी किस तरह की. देखो, द टर्म वेव रेफर्स टू द कर्व ऑफ अ वेरिंग क्वांटिटी. वेरी मतलब जो चेंज हो रही होगी विद टाइम. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, जो एक कर्व बनती है. राइट. कहते फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास a साइन ओमेगा टी इक्वेशन है, ठीक है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो कहते हैं हमारे पास जो कर्व होगी वो किसके अलॉन्ग होगी? y के अलॉन्ग होगी, दैट इज़ y एक्सिस के अलॉन्ग. और जो टाइम होगा हमारा वो किस डायरेक्शन में होगा? x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो मतलब दो चीज़ें यहाँ पे वेरी कर रही हैं एंड इट रिप्रेजेंटिंग अ सम टाइप ऑफ वेव फॉर्म. राइट. अब कहते हैं कि जो वेव हैं वो ट्रांजिएंट भी हो सकती है और कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है. ठीक है, जो ट्रांजिएंट वेव होती है वो किस फॉर्म में होती है? पल्स की फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो. और जो कॉन्टीन्यूस होती है वो मतलब वेव नहीं प्रोड्यूस करती, वो स्ट्रेट जाती हैं कॉन्टीन्यूस वे में. राइट. अब इस चीज़ को समझने के लिए देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया. देखो, देयर इज़ अ रिजिड सपोर्ट. ठीक है, 3 रिजिड सपोर्ट्स लिए हुए हैं. फर्स्टली जो केस है वो ये वाला है. देखो, रिजिड सपोर्ट के साथ हमने एक स्ट्रिंग लगा दी, जो स्ट्रेच की हमने अपनी तरफ. ठीक है, अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर दी. उसके बाद एक हैंड को उसके अपनी तरफ लिया. ठीक है, मतलब हाथ में पकड़ लिया और उसे क्या किया? उसे फोर्स अप्लाई करनी शुरू की यहाँ इस पोजीशन से. राइट. इमेजिन कर पा रहे हो कि हमने स्ट्रेच की स्ट्रिंग और हमने उसको पल्सेस जनरेट करवानी शुरू कर दी अपने एक हैंड से. ठीक है, तो हुआ क्या? जब हमने सडन अप और डाउन मोशन किया तो उसमें पल्सेस प्रोड्यूस हुई. सेकंड इक्वेशन में देखो, जब हमने ऊपर नीचे किया वायर को ऐसे, तो क्या हुआ? पल्सेस जनरेट हुई. पहले स्टार्टिंग में पल्स बनी, देन बाद में पल्स बनी, देन लास्ट में जाके क्या हो जाएगी? पल्स ख़त्म हो जाएगी. और किस मोशन में जाएगी? वो अप एंड डाउन मोशन में जाएगी. ठीक है, इसे हम वेव ट्रेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो प्रोड्यूस होती है, या कॉन्टीन्यूस वेव भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब देखो, कहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट केस अगर हमने लेना हो वेव को समझने के लिए, जैसे हमने ये ऊपर वाला केस लिया, वेव ऑन अ स्ट्रिंग. ठीक है, इट में बी कॉल्ड एज वन डिमेंशनल वेव, है ना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में हो रही थी तो हम इसे वन डिमेंशनल वेव भी बोल सकते हैं. और एक एग्जांपल दी हुई, कहते हैं जैसे सरफेस ऑफ वाटर पे जब हम पेबल फेंकते हैं, पेबल मतलब हम पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है? स्टोन्स फेंकते हैं तो वो वन डिमेंशनल वेव्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, और जैसे साउंड है, बट जो साउंड है वो वन डिमेंशनल नहीं है, वो क्या है? 3 डिमेंशनल वेव्स है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में वेव्स हैं साउंड की फॉर्म में. राइट. तो वो क्या है? 3 डिमेंशनल वेव्स हैं. ठीक है, तो कहते हैं अगर हमने और इसको एनालाइज करना हो तो मान लो अप एंड डाउन मोशन किया हमने स्ट्रिंग में. ठीक है, वी डू अ वर्क ऑन इट. राइट, क्योंकि स्ट्रिंग क्या हुई? डिस्टर्ब हुई. तो जैसे फॉरवर्ड एनर्जी लगी तो क्या हुआ? देयर इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द स्ट्रिंग्स. तो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई बेसिकली, जैसे हैंड से हमने ट्रांसफ़र की थी एनर्जी स्ट्रिंग को, तो वो अप एंड डाउन मोशन में क्रिएट हो गया मोशन. ठीक है. सो देखो, जैसे ऑसिलेटरी मोशन था उसमें 2 मीडियम थे हमारे, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, जब हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर किया था. ठीक है, तो सिमिलरली हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे अगर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज वेव मोशन एज द डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन अ मीडियम. जैसे हमने इस पर्टिकुलर मीडियम में क्या किया? डिस्टर्बेंस क्रिएट की खुद से, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. पर वो किसकी वजह से आई? उसमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे स्ट्रिंग में? दैट इज़ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया. इनर्शिया मतलब बाहर से हमने मोशन अप्लाई किया तो बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेव वी इनिशिएट डिस्टर्बेंस. मतलब वेव्स प्रोड्यूस करने का इनिशिएशन क्या है? कि डिस्टर्बेंस को क्रिएट करना. तो वेव्स क्या हो जाएंगी? प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन भी क्रिएट कर देंगी और यू कैन से सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्रिएट करेंगी. राइट. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम कि हमने क्या किया, ऊपर नीचे स्ट्रिंग को, ऊपर एंड नीचे मतलब अप एंड डाउन मोशन में स्ट्रिंग में एक ऐसी फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से वो कौन सा मोशन क्रिएट करना शुरू कर देगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इस यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड एंड है, इसकी वजह से वो कौन सा मोशन क्रिएट कर रही हैं? अप एंड डाउन मोशन क्रिएट कर रही हैं. राइट. सो आगे वेव्स की 2 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, की वेव्स और डायरेक्शन क्या है उसकी. ठीक है, तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है ट्रांसवर्स. समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये. इन दिस वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. मतलब पार्टिकल्स इसमें कैसे मूव करते हैं?
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, ऐसी और ऐसी, मतलब हमने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, पर पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, परपेंडिकुलरली मूव करना शुरू कर दिया लाइक दैट, ठीक है। मतलब ये है एक्चुअली इस डायरेक्शन में वेव जा रही हैं, लेकिन मोशन कैसा है उसका, अप एंड डाउन, दैट इज़ परपेंडिकुलर, राइट। इस फिगर से आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन उनकी वेव्स कैसे बनेंगी, इस डायरेक्शन में, समझे। तो आपस में वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होगा कि आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इस तरफ होगी, और जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इस तरफ ही मूव करेंगे, लेकिन ऐसे, जैसे मान लो ये पार्टिकल है आपका, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी होगी और पार्टिकल भी ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है, इन दिस वेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पैरेलल मतलब वो प्रोपगेशन के पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल मतलब वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, यही हो रहा है देखो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो होती हैं जब पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के। इस केस में क्या था, वो परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अब देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कहते हैं जब हम स्ट्रेच करते हैं स्ट्रिंग को, तो वो कौन सा नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव का। तो पार्टिकल ऐसे ही मूव करते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उसकी इस डायरेक्शन में होती है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, राइट। तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। और जो साउंड होता है, साउंड वेव्स होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि वो ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर क्लासिफिकेशन, अगर समझनी हो वेव्स की, दैट इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करती है। तो वो कैसे होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। द वेव्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग, ठीक है। कब कहेंगे, जब हम एक डायरेक्शन से उसको दूसरी डायरेक्शन या मीडियम में ट्रांसफ़र करें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि जब देयर इज़ अ नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब जिसमें नेट एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी तो मीडियम में जाके वो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, वो वेव्स मतलब मोशन में नहीं होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। द स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स एंड इट्स रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये वेव्स बेसिकली तब प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर जाएँ, ठीक है। सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि जब एक या एक से ज़्यादा वेव्स आपस में टकराएं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वेव हो, मतलब एक जैसी दो दो वेव्स हों, तब ये काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ सिर्फ किस वेव्स में बनते हैं, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव्स में बनते हैं, ठीक है। देखो कैसे, क्योंकि वो अल्टरनेट पार्ट्स में होते हैं, मैंने यही बताया था ना कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो ऐसे होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो इसमें क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ पे बनता है, क्रेस्ट होता है जो अपर वाली वेव होती है जिसका हाई एम्पलीट्यूड हो, मतलब वो पॉजिटिव साइकिल में हो, और ट्रफ कहाँ बनता है, जब वो लोअर साइकिल मतलब नेगेटिव साइकिल में हो, ठीक है। सो टू द मीन पोजीशन, ठीक है, द पार्ट अबव द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट, मतलब मीन पोजीशन जो अबव है उसे क्या बोलेंगे हम, क्रेस्ट, और जो मीन पोजीशन के पार्ट बिलो है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रफ, ठीक है। तो ये वेव कौन सी वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, और यू कैन से ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है, क्लियर। अब हमने ये तो स्टडी कर लिया कि क्रेस्ट एंड ट्रफ किस में बनेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल में कौन से वेव्स बनेंगी, दैट इज़ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनेंगे। उसमें कंप्रेशन क्या होता है, जब स्प्रिंग्स आपस में श्रिंक हो जाएं, देख रहे होगे यहाँ पे टाइटली बाउंड है, ठीक है। और रेयरफेक्शन जब वो आपस में स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, तो ऐसे ही डायग्राम बनाना है, गलत नहीं बनाना, ठीक है। तो सुनो, ऑल्टरनेट रीजन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग का केस ले लिया उन्होंने, कहते हैं हमें पता है स्प्रिंग के केस में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बनती हैं। द रीजन ऑफ हाई डेंसिटीज इज कॉल्ड कंप्रेशन, जिसमें डेंसिटी हाई है, देख सकते हो डेंसिटी हाई है इसमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और जिसमें डेंसिटी लो है उसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन, राइट। तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है।
आगे देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है। सबसे पहले है वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। तो वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ। जैसे ये था, दिस इज़ योर क्रेस्ट एंड दिस इज़ ट्रफ, ठीक है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लैम्डा, दैट इज़ वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ किसकी होगी? हमें पता है क्रेस्ट ट्रफ किस में बनता है? ट्रांसवर्स वेव में। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच में कौन सी लेंथ होगी? दैट इज़ वेव लेंथ, ठीक है। अब अगर हमने बताना हो कि रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन के बीच में कौन सी लैम्डा है, तो कैसे पता लगेगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। मतलब यहाँ एक कंप्रेशन से लेके रेयरफेक्शन तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा, दैट इज़ वेव लेंथ, जो किस केस में होगा? लॉन्गिट्यूडनल के केस में। नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच द क्रेस्ट एंड ट्रफ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एंड कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल फॉरवर्ड। मतलब जो वेलोसिटी क्रेस्ट और ट्रफ जो कि ट्रांसवर्स वेव्स के केस में हैं और रेयर एंड फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन कंप्रेशंस लॉन्गिट्यूडनल के केस में हैं, जो हमेशा किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसे हम क्या बोलेंगे? वेव वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। सी क्या है? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो कहते मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी मान लो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पार्टिकल्स का है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कोई जो वेलोसिटी उसकी है वो वेवलेंथ पर यूनिट टाइम के हिसाब से जा रही है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता, दैट इज़ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है? वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। पर यूनिट टाइम दैट इज़ टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/न्यू, ठीक है, या 1/t इज इक्वल टू न्यू, वन एंड सेम थिंग। तो 1/t की जगह हमने न्यू सब्सटीट्यूट किया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज़ न्यू लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन सी एंड वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो पिछले चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था, दो कपल्ड आइडेंटिकल ऑसिलेटर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें नॉर्मल मोड्स भी आए थे, ठीक है। तो कहते हैं उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आई थी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 0, है ना। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि हम उसको एन कपल्ड ऑसिलेटर में भी चेंज कर सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स उसकी चेंज कर सकते हैं। हमने 2 यूज़ किए थे, हम 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर उनकी फ्रिक्वेंसी उस केसेस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं वो कॉन्टीन्यूस मीडियम कब होगा? जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो वो इन्फाइनाइट मोड हमें बताएगा। इन्फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ़ मोड्स कितने ही हो सकते हैं उसके, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि हम उस पर कैसी फोर्स लगा रहे हैं। पर कहते हैं अगर सिस्टम ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके सोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम किस पे आ जाएंगे? ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाएंगे कि हम इसको कैसे डील करें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर ऑसिलेटर आ जाएंगे तो कपल्ड होंगे वो भी, तो हम उसको नहीं सोल्यूशन नहीं निकाल सकते उसका, राइट। पर अब हम स्टडी कर रहे हैं वेव के बारे में, ठीक है। तो वेव क्या है? नथिंग बट द ऑसिलेशंस इन अ कपल्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब बहुत सारा हमारे पास सिस्टम है, एन सिस्टम है, जिसमें हम कपल्ड सिस्टम उसको बोल रहे हैं, और इसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं जो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, राइट। तो कहते हैं जो वेव्स के बीच में सेपरेशन होगा वो क्या करेगा? पार्टिकल टेंड्स टू ज़ीरो, और वो कॉन्टीन्यूस वे में जाना शुरू कर देगा। मतलब पहले तो वो मोशन में था, पर एक टाइम आएगा जब वो स्ट्रेट ही चला जाएगा। मतलब वो टेंड किसको करेगा? ज़ीरो को करेगा, और वो अब खुद को क्या करेगा? स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना शुरू कर देगा अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को। मतलब जैसे ये था, वेव्स था, ठीक है। तो वो क्या करेगा? अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो वो कॉन्टीन्यूस चला जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द बिहेवियर ऑफ कॉन्टीन्यूस मीडियम में बी अप्रॉक्सीमेटेड इन द टर्म्स ऑफ एन कपल्ड ऑसिलेटर। कहते हैं ये इसकी वजह से आएगा कि उसमें जो सिस्टम है देयर आर एन कपल्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टीन्यूअस अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब देखो हमने वेव इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हमने एक वेव कंसीडर की जिसकी क्रेस्ट और ट्रफ थी, ठीक है। तो कहते मान लो विच मेक सम एंगल थीटा फ्रॉम दिस पोजीशन, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है। देयर इज़ ए कैपिटल टी, दैट इज़ टेंशन। तो स्ट्रिंग में टेंशन तो लगेगी, है ना। तो वो टेंशन है विच मेक सम एंगल थीटा, ठीक है। तो कहते मान लो देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन थीटा, तो थीटा प्लस डी थीटा हो गया,
ठीक है। तो इसकी दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन? हाँ, तो एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा, जब स्मॉल चेंज आया, स्टार्टिंग में टी कॉस थीटा था, ठीक है। और जब वाई एक्सिस के अलोंग देखा तो अपवर्ड डायरेक्शन में या दिस वन थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ पे लैम्डा नहीं आना, डी थीटा आना, ठीक है, सही कर लेना। और यहाँ पे क्या आएगा, टी साइन थीटा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। इसलिए देखो एक टेंशन अपवर्ड है जिसमें थीटा प्लस डी थीटा का एंगल है, और एक टेंशन डाउनवर्ड है जिसमें सिर्फ थीटा का चेंज है, राइट। तो ये है सारी आपकी फिगर, ठीक है। तो हमने इक्वेशन निकालनी है, तो कहते हैं द एंगल बिटवीन द टेंशन टी विद द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट एक्स एक्सिस आर डिनोटेड बाय थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। तो कहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक तो थीटा बन रहा है और एक बन रहा है थीटा प्लस डी थीटा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट। और जब हमने फोर्स लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स, एक्स स्टैंड फॉर की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कौन सी फोर्स थी, दैट इज टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा, माइनस कौन सी की, जो इनिशियल वाली थी, मतलब जब वेव स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट पे फाइनल थी हमारी वेव और इस पे इनिशियल थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स की इक्वेशन बन गई टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी कॉस थीटा। सिमिलरली हमने एफ वाई की केस में साइन थीटा लगा दिया, ठीक है। तो अब हमें न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पता है क्या वैल्यू होती है, दैट इज़ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होती है। तो वेलोसिटी की जगह पे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक्स वाला कंपोनेंट कहाँ गया, तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा उस केस में, मैं बोल रही थी कि एफ एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सिर्फ एफ वाई वाला कंपोनेंट है वो सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा अप एंड डाउन मोशन, पर एक्स वाला कंपोनेंट अप एंड डाउन मोशन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इस डायरेक्शन में है। अप एंड डाउन वाला मोशन कौन करेगा, ओनली वाई एक्सिस वाला, राइट। तो हमने सिर्फ वाई वाला कंसीडर किया, दैट इज़ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स लगाई। तो फोर्स किसकी लेनी है, एफ वाई की, ठीक है। वो फोर्स ले ली, देखो ये दोनों लिख दी वैल्यूज़ यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं मान लो कि अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई का, पार्शियल डेरिवेटिव होता है करली एक्स बाय करली वाई बाय करली टी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव लिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो कहते देखो अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाई का लिया तो वो जो वाई है वो एक्स का भी फंक्शन है और टी का भी, मतलब टाइम का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, ठीक है। तो कहते हैं हम साइन थीटा प्लस डी थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टैन थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू हम किसके इक्विवेलेंट ले लेंगे, टैन थीटा के, ठीक है। तो जाओ इस इक्वेशन में जाके साइन थीटा प्लस डी थीटा और टैन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इफ़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द लोअर एंड बाय द वाई एंड दैट द अपर एंड ऑफ द वाई प्लस डी वाई, देन तो हम टैन थीटा प्लस डी थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड डी एक्स। क्योंकि हमने शुरू में बताया कि जो वाई है वो किसका पार्शियल डेरिवेटिव है, दैट इज़ एक्स और टी दोनों का है, ठीक है। तो हम टैन थीटा प्लस डी थीटा को लिख सकते हैं करली वाई बाई करली एक्स, किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी एक्स के, और टैन थीटा को हम लिख सकते हैं करली वाई बाई करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ उठानी है और इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है, देखो आ गया ये वाला। तो अब हमने लगानी है टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ का इक्वेशन आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि जब करली वाई बाई करली एक्स एक्स प्लस डी एक्स माइनस करली वाई बाई करली एक्स एक्स होता है तो उसका आंसर क्या आता है, करली स्क्वायर वाई बाई करली टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। करली और डी एक्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिस इज़ पार्शियल, पार्शियल इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम सिर्फ इसमें वाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और डी एक्स का फुल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ की इक्वेशन उठाओ और इसमें जाके जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपकी ये रिज़ल्ट बना, ठीक है। तो कहते हैं मान लो लेट द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ रो, मतलब मास जो है स्ट्रिंग का वो क्या है, रो है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट इन द डिफॉर्म्ड स्टेट में बी एज्यूम टू बी डी एक्स। और कहते हैं जो डिफॉर्म्ड हुई है लेंथ, डिफॉर्म्ड मतलब जो उसकी फॉर्मेशन चेंज हुई है उसकी लेंथ मान लो डी एक्स हुई है आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है मास का, दैट इज़ रो इंटू डी एक्स, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप देखो, जब हमने ये सैम की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की रो डी एक्स में की फॉर्म में, तो डी एक्स के साथ डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, रो बाय टी भी हम उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास बचा रो बाय टी कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर वाई बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो रो बाय टी को क्या लिख सकते हैं हम, 1/c², जो क्या है, c इज़ अ कांस्टेंट हैविंग द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने 1/c² सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, वो किस में रिड्यूस होगी, इस फॉर्म में। सो दिस इज़ कॉल्ड द वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के केस में दिस इज़ द वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इट रिलेट्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ अ मीडियम टू द सेकेंड स्पेस डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। मतलब यहाँ पे सेकेंड स्पेस का डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो मतलब हम ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँच गए, एक्सेलरेशन में, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब हम डी इसका डेरिवेटिव कर देंगे डबल, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट किसके साथ रिलेशन है, एक्सेलरेशन के साथ, राइट। ये लिखा भी हुआ है, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो।